नमस्कार। दुनिया के मंच पर देखिए, कोई भी देश अकेला तो चल नहीं सकता। हाँ, ये तो है। हर देश को दूसरे देशों के साथ मतलब रिश्ते बनाने पड़ते हैं, व्यापार करना होता है, अपनी सुरक्षा भी देखनी होती है। तो ये जो पूरा ताना बाना है ना, इसी को हम विदेश नीति कहते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी की गहराइयों में उतर रहे हैं, भारत की विदेश नीति की। हमारे पास एक दस्तावेज है, फॉरेन पॉलिसी पीडीएफ, और इसमें काफी दिलचस्प बातें हैं। हमारा मकसद क्या है? वो ये कि इस दस्तावेज के जरिए समझें कि भारत दुनिया के साथ अपने रिश्ते निभाता कैसे है। जी। वो कौन से बड़े विचार हैं जो भारत की सोच को दिशा देते हैं। भारत दुनिया से चाहता क्या है और उसे हासिल करने के लिए उसने कौन सी खास रणनीतियां अपनाई हैं। ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, किसी देश की विदेश नीति ऐसी हवा में नहीं बनती। हाँ। दस्तावेज भी यही बताता है कि भारत के मामले में उसका भूगोल मतलब नक्शा, उसका इतिहास, उसकी परंपराएं, समाज कैसा है, राजनीति कैसे चलती है, फिर दुनिया का माहौल कैसा है, अर्थव्यवस्था, फौज की ताकत, लोगों की राय भी। हाँ, लोगों की राय और हाँ, नेताओं की सोच, ये सब चीजें मिलके विदेश नीति को एक शक्ल देती हैं। तो वो कौन से बुनियादी विचार हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जिन पर यह नीति टिकी है? मुझे लगता है पहला और शायद सबसे अहम पत्थर तो शांति का ही है, विश्व शांति। बिल्कुल। दुनिया में शांति बनाए रखना, ये भारत की विदेश नीति का आप कह सकते हैं कि मूल मंत्र रहा है। जी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 भी यही कहता है। अच्छा। हाँ, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। और देखिए, इसके पीछे सिर्फ आदर्शवाद नहीं है, एक ठोस वजह भी है। क्या वजह? अरे, शांति होगी तभी तो देश तरक्की करेगा ना, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जैसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि शांति हमारे लिए सिर्फ एक अच्छी इच्छा नहीं है, ये हमारी फौरी जरूरत है। फौरी जरूरत। और ये शांति की चाहत सिर्फ अपने लिए नहीं थी, है ना? दस्तावेज आगे बताता है कि भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद का मतलब जो दूसरे देशों पर कब्जा जमाने की नीति थी, उसका कड़ा विरोध किया। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत खुद इसे भुगत चुका था लंबे समय तक। सही बात। तो उसका मानना था कि ये जो गुलामी है, ये साम्राज्यवाद है, ये न सिर्फ कमजोर देशों का शोषण करते हैं, बल्कि ये दुनिया में अशांति की जड़ भी हैं। इसीलिए तो आज़ादी के बाद भारत ने इंडोनेशिया, अल्जीरिया, घाना जैसे कई अफ्रीकी और एशियाई देशों की आज़ादी की लड़ाई का खुलकर साथ दिया। अच्छा। उन देशों के साथ खड़ा हुआ जो ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसी ताकतों से उस वक्त लड़ रहे थे। और ये विरोध मतलब आज भी जारी है, नए जमाने का जो उपनिवेशवाद है या साम्राज्यवाद, उसके खिलाफ भी। और इसी सोच से जुड़ा हुआ है नस्ल भेद का विरोध। बिल्कुल। मतलब जैसे गुलामी हालत, बिल्कुल, वैसे ही रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव भी। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा सबूत तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, अपार्थाइड, उसके खिलाफ भारत का लंबा संघर्ष है। हाँ, वो तो बहुत लंबा चला। सोचिए, भारत ने 1954 में ही इस नीति के विरोध में दक्षिण अफ्रीका से अपने सारे राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए थे। 1954 में? हाँ, और ये रिश्ते तभी वापस जोड़े जब 1994 में वहां नेल्सन मंडेला की अगुवाई में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो ये शांति, आजादी, बराबरी, ये सिद्धांत भारत के विदेश नीति की आप कह सकते हैं शुरुआती पहचान बने। बिल्कुल। अब आते हैं एक ऐसे सिद्धांत पर जिसकी चर्चा मतलब आज भी खूब होती है, गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। हाँ, ये तो बहुत ही चर्चित रहा है। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, दुनिया करीब करीब दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ अमेरिका वाला पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ सोवियत संघ वाला साम्यवादी गुट। और भारत ने कहा, भाई हम किसी के पाले में नहीं जाएंगे। ये उस वक्त कितना बड़ा फैसला रहा होगा। बहुत बड़ा फैसला था ये। नेहरू का तर्क इसमें बड़ा साफ था कि ये जो गुटों की खींचतान है, ये जो पावर पॉलिटिक्स है, यही तो पहले विश्व युद्धों का कारण बनी थी। सही बात। तो भारत इस ताकत की राजनीति से दूर रहना चाहता था। अब देखिए, गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं था कि भारत दुनिया से कटकर बैठ जाएगा या अलग थलग हो जाएगा। हाँ, कई लोग ऐसा समझते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं था। इसका मतलब था किसी भी मिलिट्री गुट में शामिल नहीं होना, अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से तय करना स्वतंत्र रूप से, और कोशिश करना कि सभी देशों से दोस्ती बनी रहे, चाहे वो किसी भी गुट के हों। तो ये तटस्थता नहीं थी।
नहीं, ये तटस्थता या आइसोलेशन नहीं था। ये दुनिया में एक स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका निभाने का इरादा था। ये नए आजाद भारत की पहचान गढ़ने का एक तरीका था, दुनिया को ये दिखाने का कि वो अब अपने फैसले खुद लेगा। और इसी स्वतंत्र सोच को आगे बढ़ाते हुए एक और अहम सिद्धांत सामने आया, पंचशील। हाँ, पंचशील। 5 सिद्धांत जो 1954 में भारत और चीन के बीच तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ था, उसमें ये सामने आए। ये क्या थे असल में? हाँ, ये 5 सिद्धांत थे जो आपसी रिश्तों का, मतलब देशों के बीच के रिश्तों का आधार बनने थे। पहला, एक दूसरे की सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान करना। ठीक है। दूसरा, एक दूसरे पर हमला न करना। तीसरा, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देना। चौथा, बराबरी और आपसी फायदे के लिए काम करना। अच्छा। और 5वां, शांति के साथ मिलकर रहना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जी था। तो ये सिर्फ भारत चीन के लिए नहीं था? नहीं, ये सिद्धांत फिर बर्मा यानी म्यांमार, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया जैसे कई और देशों को भी पसंद आए। तो पंचशील और गुटनिरपेक्षता, ये दोनों ही दुनिया के साथ भारत के रिश्तों में सिद्धांत और व्यवहार के स्तर पर बड़े योगदान माने जाते हैं। दस्तावेज ये भी इशारा करता है कि शुरुआत से ही भारत का झुकाव अफ्रीका और एशिया के जो नए नए आजाद हुए देश थे या जो संघर्ष कर रहे थे उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा रहा। ऐसा क्यों था? देखिए, इसके पीछे सोच ये थी कि ये वो देश थे जिन्होंने गुलामी झेली थी, जिनकी आवाज अब तक दुनिया में सुनी नहीं गई थी। तो भारत ने इन देशों को एकजुट करने में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी बात रखने में और उनके विकास के लिए मदद जुटाने में एक अहम भूमिका निभाई। जैसे 1947 में दिल्ली में पहली एशियाई संबंध कॉन्फ्रेंस हुई। फिर 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में अफ्रो एशियाई देशों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इन सब में भारत सबसे आगे था। अच्छा। और फिर बाद में G77 जो विकासशील देशों का समूह है, या सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, इनको बनाने में भी भारत का बड़ा हाथ रहा। मकसद था कि इन देशों की एक सामूहिक आवाज बने, उनकी ताकत बढ़े। ये दिलचस्प है कि एक तरफ तो भारत कूटनिरपेक्ष था, उपनिवेशवाद का विरोधी था। हाँ। लेकिन फिर भी उसने राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ की सदस्यता बनाए रखी, जिसमें ज्यादातर ब्रिटेन के पूर्व उपनिवेशी शामिल थे। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल उठता है, लेकिन ये एक बहुत ही व्यावहारिक कदम था, आप कह सकते हैं। कैसे? भारत ने ये माना कि राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कुछ फायदे हो सकते हैं, और ये सदस्यता भारत की आज़ादी, उसकी संप्रभुता या उसके गणराज्य होने पर कोई असर नहीं डालती थी। क्यों? क्योंकि ये आज़ाद देशों का एक स्वैच्छिक संगठन था। इसमें किसी को ब्रिटेन की रानी के प्रति कोई वफादारी नहीं दिखानी थी। तो भारत ने इस मंच का इस्तेमाल भी अपनी बात रखने और दूसरे विकासशील देशों के हितों को साधने के लिए ही किया। ठीक है, समझ गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, भारत तो उसके शुरुआती सदस्यों में से एक था। हाँ, बिल्कुल। 1945 में जब यूएनओ बना, भारत तभी उसका सदस्य बन गया था। भारत ने यूएनओ को हमेशा एक ऐसा मंच माना जहां दुनिया के मसले लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से हल हो सकते हैं। और उसने इस मंच का इस्तेमाल भी, जैसा हमने पहले बात की, उपनिवेशवाद और नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया। हाँ, और विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष भी बनी थी। हाँ, 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुनी गई। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और भारत ने हमेशा दुनिया भर में जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाएं हैं, पीस कीपिंग मिशंस, उनमें हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे वो कोरिया हो, कांगो हो, सियरा लियोन हो, कई जगह। और आज तो भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मजबूत दावेदारी भी कर रहा है। तो हमने देखा शांति, आजादी, बराबरी, गुटनिरपेक्षता, पंचशील, ये सब भारत की विदेश नीति की नींव के पत्थर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सिद्धांतों के आधार पर भारत दुनिया में हासिल क्या करना चाहता है, उसके ठोस उद्देश्य क्या हैं? दस्तावेज में तो कई उद्देश्यों की लिस्ट है, लेकिन कुछ सबसे जरूरी क्या है? देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति का सबसे पहला मकसद तो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना ही होता है। राष्ट्रीय हित, हाँ। भारत के लिए इसका मतलब है अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपने लोगों की भलाई और अपनी फैसला लेने की आजादी, मतलब ऑटोनॉमी बनाए रखना। इसके साथ ही आज के दौर में देखें तो आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसके खिलाफ दुनिया भर में सहयोग को मजबूत करना, ये भी एक अहम उद्देश्य है। और आर्थिक पहलू, आजकल तो विदेश नीति में अर्थव्यवस्था का रोल बहुत ही बड़ा हो गया है। बिल्कुल, बहुत बड़ा।
भारत के तेज आर्थिक विकास के लिए दुनिया में एक मददगार माहौल बनाना ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है विदेशी निवेश लाना, व्यापार बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी हासिल करना और सबसे जरूरी ऊर्जा सुरक्षा, मतलब पेट्रोल गैस वगैरह की सप्लाई सुनिश्चित करना। हाँ, ऊर्जा तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके लिए दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, रूस, चीन, सबके साथ अच्छे रणनीतिक रिश्ते बनाना जरूरी हो जाता है। पड़ोसियों का क्या है? उनके साथ रिश्ते तो हमेशा से ही बहुत अहम रहे हैं और कभी-कभी मुश्किल भी। हाँ, मुश्किल भी रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करना हमेशा प्राथमिकता रही है। कोशिश यही रहती है कि आपसी फायदे और एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखकर संबंध बने। दक्षिण एशिया में सार्क को एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र बनाने का सपना तो है, हालांकि उसमें रुकावटें भी आई हैं। सीमा पार आतंकवाद, खासकर जो पाकिस्तान से होने वाले आतंकवाद की बात है, उसको खत्म करना सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। और पूरब की तरफ देखें तो एक्ट ईस्ट। हाँ, एक्ट ईस्ट। उसके तहत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों आसियान के साथ घनिष्ठता बढ़ाना एक बड़ा फोकस एरिया है। तो मतलब उद्देश्य काफी व्यापक हैं, सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय स्थिरता से लेकर दुनिया में भारत की भूमिका बढ़ाने तक। जैसे वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग है। हाँ। या फिर एक ऐसी दुनिया की वकालत करना जहां किसी एक या दो देशों का ही दबदबा ना हो, बल्कि कई शक्ति केंद्र हों, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसे कहते हैं। सही कहा। साथ ही खाड़ी के देश, गल्फ कंट्रीज, उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्यों? अरे क्योंकि वहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं और वहाँ से हमारी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होती हैं। तेल, गैस सब वहीं से आता है ज्यादातर। और दुनिया भर में जो भारतीय समुदाय फैला हुआ है, डायस्पोरा, उसके साथ जुड़े रहना भी एक अहम मकसद है। और हाँ, परमाणु हथियारों की पूरी तरह खात्मे का लक्ष्य, यानी वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण, ये भी भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। भले ही उसने खुद परमाणु क्षमता हासिल कर ली हो, लेकिन वो लक्ष्य बना हुआ है। तो ये सिद्धांत और उद्देश्य तो समझ आ गए। अब बात करते हैं कि इन्हें जमीन पर उतारने के लिए कुछ खास नीतियां या डॉक्ट्रीन क्या रहे हैं। दस्तावेज में 3-4 का जिक्र है: गुजराल सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, कनेक्ट सेंट्रल एशिया और एक्ट ईस्ट नीति। चलिए गुजराल सिद्धांत से शुरू करते हैं। ये क्या था? हाँ, गुजराल डॉक्ट्रिन ये 1996 में आया था, जब आई.के. गुजराल विदेश मंत्री थे। जी। इसका जो मूल विचार था वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि देखो, दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है। हाँ। इसलिए उसे अपने जो छोटे पड़ोसी हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इनके साथ रिश्ते निभाने में बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बड़ा दिल मतलब उन्हें एक तरफा रियायतें देनी चाहिए, यानी बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। इसे ही रेसिप्रोसिटी या पारस्परिकता की मांग न करना कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे तर्क क्या था? क्या ये सिर्फ मतलब उदारता थी या कोई रणनीति थी? नहीं, ये सिर्फ उदारता नहीं थी। गुजराल का तर्क बड़ा व्यवहारिक था। उनका कहना था कि भारत के 2 बड़े पड़ोसी चीन और पाकिस्तान, इनके साथ रिश्ते तनावपूर्ण है। वो तो है। तो ऐसे में अगर हम बाकी छोटे पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना लें, उन्हें भरोसे में ले लें, तो इस पूरे क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान का जो असर है उसे कम किया जा सकेगा। अच्छा, ये बात थी। हाँ, इसके 5 सिद्धांत भी थे। पहला, बदले की उम्मीद न रखना। दूसरा, अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी पड़ोसी के खिलाफ न होने देना। तीसरा, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देना। चौथा, सबकी संप्रभुता का सम्मान करना। और 5वां, आपसी विवाद बातचीत से सुलझाना। ये बेसिकली पड़ोसियों का भरोसा जीतने की एक कोशिश थी। ठीक है, ये समझ आया। अब आते हैं भारत के परमाणु सिद्धांत पर, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिसे 2003 में औपचारिक रूप दिया गया। भारत ने परमाणु परीक्षण किए, लेकिन साथ ही वो निरस्त्रीकरण की बात भी करता है। ये दोनों चीजें कैसे साथ चलती हैं? हाँ, ये एक जटिल संतुलन साधने की कोशिश है। भारत का परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि वो एक विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखेगा, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई, इतने परमाणु हथियार रखना कि कोई हम पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। ये हथियार सिर्फ बचाव के लिए है, डेटरेंस के लिए, किसी पर पहले हमला करने के लिए नहीं। और इसकी सबसे खास बात है पहले इस्तेमाल नहीं, यानी नो फर्स्ट यूज की नीति। ये क्या है? बिल्कुल, ये सबसे अहम है। भारत का सिद्धांत कहता है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा
जब भारत की जमीन पर या कहीं भी तैनात भारतीय सेनाओं पर पहले परमाणु हमला हो। अच्छा, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे। हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हमारा जवाबी परमाणु हमला बहुत जबरदस्त होगा, ऐसा कि दुश्मन को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुंचे। और इस हमले का फैसला कौन लेगा? क्या सेना ले सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैसला सिर्फ चुनी हुई नागरिक सरकार ही ले सकती है। इसके लिए एक परमाणु कमांड प्राधिकरण है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, NCA, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा। इसी NCA के जरिए ये फैसला लिया जा सकता है। सेना खुद से ये फैसला नहीं ले सकती। NCA में एक पॉलिटिकल काउंसिल होती है जिसके हेड PM होते हैं, जो हमले का आदेश देती है, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसके हेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, जो सलाह और जरूरी इनपुट देते हैं। ये सिद्धांत ये भी कहता है कि भारत उन देशों के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा जिनके पास ये हथियार नहीं है, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के खिलाफ। ठीक है। हाँ, इसमें एक शर्त जरूर है, वो ये कि अगर किसी देश ने भारत पर बड़े पैमाने पर जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला किया, बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन से, तो भारत परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन है। हाँ, एक तरह से। साथ ही भारत परमाणु तकनीक और सामग्री के निर्यात पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखता है और परमाणु परीक्षण न करने की जो अपनी रोक है उस पर भी कायम है। और इन सब के बावजूद भारत दुनिया से परमाणु हथियार पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ये बात भी उठती है कि भारत ने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि और CTBT यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इन पर दस्तखत क्यों नहीं किए? हाँ, ये सवाल हमेशा आता है। भारत का मानना है कि ये संधियां भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण कैसे? ऐसे कि ये सिर्फ 5 देशों को, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इनको तो परमाणु हथियार रखने का कानूनी अधिकार देती हैं और बाकी सारी दुनिया को रोकती हैं। भारत इसे परमाणु हैव और हैव नॉट्स का मामला मानता है, एक तरह की परमाणु दादागिरी। भारत कहता है कि निष्क्रियकरण अगर हो तो सबके लिए बराबर हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। तो इन संधियों पर दस्तखत न करके भारत ने अपने परमाणु विकल्प, अपना ऑप्शन खुला रखा। चलिए अब थोड़ा मध्य एशिया की ओर चलते हैं। 2012 में एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति आई थी। इसका मकसद क्या था? हाँ, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, इसका उद्देश्य था मध्य एशिया के जो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके साथ भारत के रिश्तों को और गहरा और व्यापक बनाना। किस तरह के रिश्ते? हर तरह के। ये सिर्फ व्यापार या राजनीति तक सीमित नहीं थी। इसमें सुरक्षा, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई पहलू शामिल थे। एक होलिस्टिक अप्रोच थे। तो इसमें किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए गए हैं? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे बड़े नेताओं की यात्राओं का आदान प्रदान बढ़ाना, सुरक्षा सहयोग जैसे आतंकवाद से मिलकर लड़ना, अफगानिस्तान पर आपस में सलाह मशवरा करना, मिलिट्री ट्रेनिंग देना, ऊर्जा क्षेत्र में लंबी साझेदारी करना, क्योंकि ये देश तेल, गैस, यूरेनियम जैसे कुदरती संसाधनों से भरपूर हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद करना, जैसे एक सेंट्रल एशियन नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव था, जिससे टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन दी जा सके। अच्छा। व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाना, जैसे ईरान के रास्ते जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, INST, उसको और सक्रिय करना, हवाई संपर्क बढ़ाना, और सबसे जरूरी लोगों के बीच संपर्क, खासकर युवाओं और छात्रों का आना जाना बढ़ाना। ये बेसिकली यूरेशिया के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का एक अहम हिस्सा है। और आखिर में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये नाम तो बहुत सुना है। ये पहले एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उससे कैसे अलग है? हाँ बिल्कुल। लुक ईस्ट पॉलिसी 1990 के दशक की शुरुआत में आई थी, नरसिम्हा राव सरकार के समय। उसका मुख्य फोकस था दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, आसियान, उनके साथ आर्थिक रिश्ते सुधारना। ठीक है। फिर 2014 में मोदी सरकार ने इसे एक्ट ईस्ट का नाम दिया। एक्ट यानी अब सिर्फ देखो नहीं, काम करो, एक्शन लो। हाँ, ज्यादा सक्रिय। हाँ, ज्यादा सक्रिय। और इसका दायरा भी बढ़ गया। अब ये सिर्फ आसियान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर नजर है। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अब अहम भागीदार हैं।
और अब इसमें सिर्फ आर्थिक रिश्ते ही नहीं बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी उतने ही अहम हो गए हैं। तो अब इसमें क्या खास हो रहा है एक्ट ईस्ट के तहत? देखिए, भारत ने इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे कई देशों के साथ अपनी साझेदारी को रणनीतिक स्तर तक पहुंचाया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आसियान के साथ तो रिश्ते मजबूत हुए ही हैं। भारत अब EAS यानी ईस्ट एशिया समिट, ARF यानी आसियान रीजनल फोरम जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और घरेलू स्तर पर? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। इस नीति को भारत के घरेलू विकास एजेंडा से जोड़ा गया है, खास तौर पर भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट, उनके विकास को। अच्छा, कैसे? कोशिश ये है कि सड़क, रेल, हवाई मार्ग, व्यापार, संस्कृति, इन सब के जरिए उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व एशिया से सीधे जोड़ा जाए ताकि उस क्षेत्र का भी विकास हो और कनेक्टिविटी भी बढ़े। आर्थिक जुड़ाव तो बढ़ ही रहा है, जैसे आसियान के साथ सेवाओं और निवेश में व्यापार समझौता लागू हुआ है, लेकिन अब रणनीतिक मुद्दों पर भी बहुत जोर है, जैसे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद से मिलकर लड़ना और इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना। और सांस्कृतिक रिश्ते? हाँ, भारत के जो पुराने सभ्यतागत रिश्ते हैं इन देशों से, जैसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिंक, उन्हें भी दोबारा ताज़ा किया जा रहा है, एक्टिवेट किया जा रहा है। तो एक्ट ईस्ट अब एक बहुत ही बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल नीति बन गई है। तो आज हमने भारत की विदेश नीति की कई परतें खोली, उसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं और कुछ खास रणनीतियां या नीतियां क्या रही हैं। ये सब दिखाता है कि कैसे भारत अपने आदर्शों और अपने राष्ट्रीय हितों के बीच एक संतुलन बनाते हुए दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और ये कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है। जैसा आपने कहा, दुनिया बदल रही है, भारत की अपनी ताकत और ज़रूरतें बदल रही हैं, तो विदेश नीति भी लगातार विकसित हो रही है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ रही है, भविष्य में वो अपने जो पुराने स्थापित सिद्धांत हैं, जैसे गुटनिरपेक्षता या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और जो दुनिया की नई सच्चाइयां हैं, नई चुनौतियां हैं और भारत की अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाएं हैं, इनके बीच तालमेल कैसे बिठाएगा, ये सोचना यकीनन दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए। आज के लिए इतना ही।